Phoenix 5.0 में हमने ऑन्थ जारी किया, जो एक बहुत ही मांग वाला फीचर है। और आज मैं आपको एक छोटा डेमो देने जा रहा हूं कि ऑन्थ के साथ फिनिक्स को तैनात करने पर यह कैसा दिखता है, उपयोगकर्ताओं को कैसे बनाना है, एपीआई कुंजी कैसे बनानी है और प्रमाणीकरण के साथ एक सिस्टम का प्रबंधन कैसे करना है। शुरू करने के लिए मैं यहां कमांड लाइन पर हूं और मैं फिनिक्स को सामान्य तरीके से लॉन्च करने जा रहा हूं इस कमांड फिनिक्स सर्व का उपयोग करते हुए, जिसे हमने संस्करण 5.2 में पेश किया था। थोड़ा सा सिंटैक्सिक शुगर तो इसे देखिए और आप देखेंगे कि फिनिक्स सामान्य रूप से लॉन्च होता है। और अगर मैं होम पेज पर जाता हूं तो मैं अपने ट्रेस, अपने प्रोजेक्ट और अपने डेटा सेट देख सकता हूं। सब कुछ सामान्य है। तो पहली बात जो मैं ऑन्थ के डिजाइन के बारे में बताना चाहता हूं वो ये है कि ये पूरी तरह से ऑप्ट इन है। अगर आप ऑन्थ का उपयोग करने के लिए अपने सिस्टम से नहीं पूछते और उसे कॉन्फ़िगर नहीं करते तो आपको ऑन्थ नहीं मिलेगा, तो फिनिक्स पहले की तरह ही काम करेगा। लेकिन अगर आप ऑन्थ का उपयोग करना चाहते हैं तो आप कुछ नए पर्यावरण चर सेट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ एक फाइल है जिसमें मैंने इनमें से कुछ पर्यावरण चर स्टोर किए हैं। तो पहले पर्यावरण चर जो हम सेट करने जा रहे हैं वह होगा फिनिक्स एनेबल ऑन्थ, जिसे हम सत्य पर सेट करेंगे, और फिनिक्स सीक्रेट जो सभी एपीआई कुंजी पर हस्ताक्षर के लिए होगा जिन्हें हम जारी करने जा रहे हैं, और उन टोकनों पर हस्ताक्षर करने के लिए जो सत्रों का प्रबंधन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उस फाइल को स्रोत बनाएं ताकि हमें वे पर्यावरण चर मिल सकें। तो अब मेरे पास यहाँ अपने वातावरण में ये पर्यावरण चर हैं और मैं फिनिक्स को फिर से लॉन्च करने जा रहा हूं। और इस बार जब मैं फिनिक्स के होम पेज पर जाता हूं, सीधे फिनिक्स में जाने के बजाय मैं वास्तव में इस लॉगिन पृष्ठ पर जाऊंगा। और चूंकि यह फिनिक्स का यह उदाहरण पहली बार तैनात किया गया है, इसलिए ऑथेंटिकेशन के साथ मुझे पहले डिफॉल्ट रूप से एडमिन अकाउंट से लॉगिन करना होगा, जिसका डिफॉल्ट पासवर्ड एडमिन है। थोड़ा और समय लेकर मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि सब कुछ सही से काम कर रहा है। तो मैं आगे बढ़कर लॉगिन करूंगा और मुझे तुरंत अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहा जाता है, तो मैं ऐसा करूंगा। मैं अपना पासवर्ड बदल दूंगा, पासवर्ड के अत्यधिक असुरक्षित पासवर्ड, और मैं आगे बढ़कर लॉगिन करूंगा। तो एडमिन, लोकल होस्ट पर, और पासवर्ड, और अब मैं लॉगिन हो चुका हूं। और इस बिंदु पर मैं अपने प्रोजेक्ट्स को देख सकता हूं, मैं अपने ट्रेस को देख सकता हूं, मेरे डेटा सेट, सब कुछ जैसे पहले। हालांकि आपको जो चीज अलग दिखेगी वो ये है कि अगर मैं यहां नीचे बाएं कोने में आता हूं, मेरे पास कुछ नए पृष्ठ हैं जिन तक मैं पहुंच सकता हूं। पहला नया पृष्ठ प्रोफाइल पृष्ठ है। तो यहां मैं अपने उपयोगकर्ता की प्रोफाइल देख सकता हूं। आप मेरा उपयोगकर्ता नाम एडमिन, मेरा ईमेल देख सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो मैं अपना उपयोगकर्ता नाम बदल सकता हूं। तो शायद एडमिन होने के बजाय मैं कूल एडमिन बनना चाहता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। और अब मेरी प्रोफाइल अपडेट हो गई है। मैंने अपना पासवर्ड रीसेट कर लिया है। मैं इसका डेमो नहीं दिखाऊंगा। और इस पृष्ठ पर आप एक और चीज देखेंगे, यह अनुभाग है जिसे एपीआई कुंजी कहा जाता है, जो मेरी उपयोगकर्ता एपीआई कुंजी दिखाने जा रहा है, जिसके बारे में हम एक पल में चर्चा करने वाले हैं। दूसरा पृष्ठ जो थोड़ा अलग है जब आप एओटीएच के साथ काम कर रहे हैं, वह सेटिंग्स पृष्ठ है। अब क्योंकि मैं एक एडमिन हूं, मेरे पास यहां नीचे दो अतिरिक्त अनुभाग हैं जिन्हें मैं देख सकता हूं। मेरे पास सिस्टम कुंजी है एक तरफ और मेरे पास उपयोगकर्ता कुंजी है। तो ये दो प्रकार की एपीआई कुंजी हैं जिनसे हम निपटने वाले हैं। आप देख सकते हैं, नहीं, इनमें से कोई भी वास्तव में इस विशेष फाइनिक्स उदाहरण में अभी तक नहीं बनाया गया है, लेकिन हम एक बनाएंगे। और मैं इस विशेष फाइनिक्स उदाहरण के सभी विभिन्न उपयोगकर्ताओं को भी देख सकता हूं। इस मामले में अभी केवल एक ही उपयोगकर्ता है, वह हूं मैं। आप किस तरह के उपयोगकर्ता बना सकते हैं और आप किस तरह की एपीआई कुंजी बना सकते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो हम पहले ही एडमिन्स का एक तरह से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। एडमिन्स के पास सिस्टम में अधिक शक्ति होती है। वे अन्य उपयोगकर्ताओं का प्रबंधन कर सकते हैं, उपयोगकर्ताओं को बना सकते हैं, हटा सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। उन्हें सिस्टम और उपयोगकर्ता एपीआई कुंजी का प्रबंधन करने की भी क्षमता होती है, चाहे वे उन कुंजियों को बनाने वाले हों या नहीं। और हम अभी थोड़ी देर में उन दो प्रकार की कुंजियों के बीच के अंतर के बारे में बात करने वाले हैं। दूसरी ओर सदस्य केवल अपने प्रोफाइल का प्रबंधन कर सकते हैं, इसलिए वे उदाहरण के लिए अपना खुद का उपयोगकर्ता नाम बदल सकते हैं। वे अपना खुद का पासवर्ड बदल सकते हैं, लेकिन वे दूसरों के उपयोगकर्ता नाम या दूसरों के पासवर्ड नहीं बदल सकते। और सदस्य अपने उपयोगकर्ता एपीआई कुंजी का प्रबंधन कर सकते हैं, लेकिन वे सिस्टम एपीआई कुंजी नहीं बना सकते, और वे अन्य उपयोगकर्ताओं की उपयोगकर्ता एपीआई कुंजी नहीं बना या हटा सकते। तो अब आइए इस अंतर के बारे में बात करते हैं जिसका मैं संकेत दे रहा था, उपयोगकर्ता एपीआई कुंजी।
और सिस्टम एपीआई कुंजी के बीच का यह अंतर। तो उपयोगकर्ता एपीआई कुंजी एक विशेष उपयोगकर्ता की क्रिया का प्रतिनिधित्व करती है और ये उन उपयोगकर्ताओं से जुड़ी होती हैं जो इन्हें बनाते हैं। अगर वह उपयोगकर्ता हटा दिया जाता है तो उपयोगकर्ता एपीआई कुंजी भी अपने आप हटा दी जाती है। आप उपयोगकर्ता एपीआई कुंजी का उपयोग करने वाले हैं जब आप जानते हैं कि एक उपयोगकर्ता जैसे कि प्रक्रिया में शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसी नोटबुक में एक प्रयोग चला रहा है तो यह एक ऐसी स्थिति है जहां वे फीनिक्स के साथ प्रोग्रामेटिक रूप से इंटरैक्ट कर रहे हैं, एपीआईएस, और हम एक एपीआई कुंजी चाहते हैं जो उस प्रकार की क्रिया का प्रतिनिधित्व करे। अब दूसरी ओर, सिस्टम एपीआई कुंजी किसी व्यक्तिगत उपयोगकर्ता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है बल्कि पूरे सिस्टम का प्रतिनिधित्व करती है और ये किसी व्यक्तिगत उपयोगकर्ता से जुड़ी नहीं होती है। तो भले ही सिस्टम एपीआई कुंजी बनाने वाला उपयोगकर्ता हटा दिया जाए या छोड़ दे, वह सिस्टम एपीआई कुंजी मौजूद रह जाएगी। और वे स्थितियां जहां आप सिस्टम एपीआई कुंजी का उपयोग कर सकते हैं वे तब होंगी जब आपके पास कोई स्वचालित प्रक्रिया हो जो इंटरैक्ट कर रही हो। फिनिक्स एपीआईएस के साथ, उदाहरण के लिए, यदि आपके पास कुछ सीआई में चल रहा है तो यह एक अच्छी स्थिति होगी जहां आप सिस्टम एपीआई कुंजी का उपयोग करना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इनमें से कुछ अवधारणाएं व्यवहार में कैसी दिखती हैं। एक व्यवस्थापक के रूप में मैं सक्षम हूं अन्य उपयोगकर्ताओं को जोड़ें। मैं एक उपयोगकर्ता जोड़ूंगा और मैं उनके ईमेल पते में प्रवेश कर सकता हूं। मैं उनके लिए एक उपयोगकर्ता नाम चुनने में सक्षम हूं और मैं शायद एक पासवर्ड चुन सकता हूं और मैं यह भी चुन सकता हूं कि उनके पास किस प्रकार की भूमिका हो। व्यवस्थापक उपयोगकर्ता मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है कि दिखता है। आइए इस उपयोगकर्ता के लिए सदस्य की भूमिका चुनते हैं। उपयोगकर्ता को जोड़ने जा रहा हूं और आप इस नए बनाए गए उपयोगकर्ता को यहां उपयोगकर्ताओं की तालिका में देख सकते हैं। और अब जानते हैं, इसके अलावा इस उपयोगकर्ता को बनाने के बाद मैं अगर चाहूं तो उपयोगकर्ता को हटा सकता हूं। मैं उनका पासवर्ड रीसेट कर सकता हूं। मैं उनकी भूमिका बदल सकता हूं। तो मैं इस उपयोगकर्ता को एक व्यवस्थापक में बदल सकता हूं। लेकिन मैं इस डेमो के लिए इनमें से कुछ भी नहीं करूंगा। मैं वास्तव में क्या करने जा रहा हूं वह यह है कि मैं अपने वर्तमान व्यवस्थापक खाते से लॉग आउट करूंगा और फिर मैं लॉग इन करूंगा, जैसे कि यह नया बनाया गया सदस्य उपयोगकर्ता। और मुझे लगता है कि मुझे वह पासवर्ड याद है जो मैंने इस्तेमाल किया था। लॉग इन करते ही मुझे एक नया पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा जिसे मैं करूंगा। पासवर्ड रीसेट करें और फिर मैं इस नए रीसेट किए गए पासवर्ड के साथ लॉगिन करूंगा। और अब मैं फेनिक्स में एक सदस्य उपयोगकर्ता के रूप में लॉगिन हूं। और अगर आप नीचे आएंगे तो आप फिर से देखेंगे कि मेरे पास एक प्रोफाइल है। मेरे पास मेरा उपयोगकर्ता नाम है, मेरे पास मेरा ईमेल है, आदि आदि। जो चीज अलग है वह यह है कि आप देखेंगे कि अगर मैं सेटिंग्स पृष्ठ पर आता हूं, मैं अब इस फिनिक्स के उदाहरण के लिए सभी सिस्टम और उपयोगकर्ता एपीआई कुंजियों को देखने में असमर्थ हूं और मैं फेनिक्स के किसी अन्य उपयोगकर्ता को भी नहीं देख पा रहा हूं। तो एक बार फिर व्यवस्थापकों के पास वह विशेषाधिकार है, सदस्य उपयोगकर्ताओं के पास नहीं होता। तो चलिए वास्तव में देखते हैं कि हम एक सदस्य उपयोगकर्ता के रूप में क्या कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं एक सदस्य उपयोगकर्ता हूं और मैं फाइनिक्स एपीआई के साथ प्रोग्रामेटिक रूप से इंटरैक्ट करना चाहता हूं। यह करने के लिए मैं एक नोटबुक खोलने जा रहा हूं। यह हमारे डेटा सेट और प्रयोगों का त्वरित प्रारंभ है। और अगर मैं फेनिक्स को बिना प्रमाणीकरण के चला रहा होता तो मैं बस इस नोटबुक को चला सकता था और यह बस चल जाता। तो चलिए इसे आजमाते हैं। और आप देखेंगे कि पहले ही सेल पर मुझे यहां एक त्रुटि मिल रही है। मुझे 401 अनधिकृत मिल रहा है क्योंकि मेरा फिनिक्स का उदाहरण प्रमाणित है, यह सुरक्षित है। तो अगर मैं इस नोटबुक को एक प्रमाणित फेनिक्स के उदाहरण के खिलाफ चलाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा? एक सदस्य उपयोगकर्ता के रूप में मैं प्रोफाइल पृष्ठ पर आता हूं और एक नया उपयोगकर्ता कुंजी बनाता हूं। तो मैं इस एपीआई कुंजी का नाम रखने जा रहा हूं। मैं इसे अपनी प्रयोग कुंजी कहूंगा और मेरे पास एक विवरण डालने का विकल्प है। तो मैं कहूंगा एक कुंजी जो नोटबुक में प्रयोग चलाने के लिए है और मेरे पास एक समाप्ति चुनने का विकल्प भी है। अगर आप इस समाप्ति को नहीं चुनते हैं तो कुंजी कभी समाप्त नहीं होगी। मैं आगे बढ़कर उस कुंजी को बनाने जा रहा हूं और आप यहां देख सकते हैं ये नई जारी की गई एपीआई कुंजी है जो वास्तव में JWT के रूप में जारी की गई है। और मेरी नोटबुक में मैं फिर जोड़ने में सक्षम हूं कोड की एकल पंक्ति। मैं ओएस को आयात करूंगा और मैं एक पर्यावरण चर सेट करूंगा। वह पर्यावरण चर फिनिक्स एपीआई कुंजी है जिसे मैं फिर अपने नए बनाए गए पर सेट करूंगा एपीआई कुंजी। चलो हम सभी को चलाते हैं। सभी सही।
और अब आप देख सकते हैं कि मुझे कई हरे टिक मार्क मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरी नोटबुक चल रही है। अगर मैं नीचे के सबसे नीचे तक आता हूं तो यह सफलतापूर्वक चल चुका है और मैं इस लिंक पर क्लिक कर सकता हूं और वहां यह है। यहां मेरा प्रयोग एक प्रमाणित फिनिक्स इंस्टेंस में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह आप प्रोग्रामेटिक रूप से बातचीत करते हैं फिनिक्स एपीआई के साथ जब यह प्रमाणीकृत हो जाता है। अब मान लीजिए कि आपने अपना पासवर्ड भूल गए, है ना? व्यवस्थापक उपयोगकर्ताओं के पास अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए पासवर्ड रीसेट करने की क्षमता होती है। अगर आप एक सदस्य उपयोगकर्ता हैं और आपने अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो अपनी टीम के किसी व्यवस्थापक उपयोगकर्ता से कहना कि वह आपके लिए पासवर्ड रीसेट कर दे। ईमेल के माध्यम से पासवर्ड रीसेट प्राप्त करने के लिए SMTP रिले भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यह कैसा दिखता है। मैं अपने पर्यावरण चर फाइल पर वापस जाने वाला हूं और मैं कुछ और पर्यावरण चर जोड़ने वाला हूं। तो मैं यहां जो पर्यावरण चर जोड़ रहा हूं वे हैं होस्ट नाम, पोर्ट, उपयोगकर्ता नाम और SMTP रिले के लिए पासवर्ड। मैं आगे बढ़कर इसे जोड़ दूंगा और मैं उन पर्यावरण चर को जोड़ दूंगा और फिर मैं फिनिक्स को फिर से तैनात कर दूंगा। कूल, तो अब फिनिक्स को फिर से तैनात कर दिया गया है। मैं आगे बढ़कर मेरा पासवर्ड भूल गए पर क्लिक करने वाला हूं और मैं आगे बढ़कर अपने खाते से जुड़े अपने ईमेल को दर्ज करने वाला हूं और मैं उस पासवर्ड रीसेट ईमेल को भेज दूंगा। और अब अगर मैं अपने ईमेल पर जाऊं तो इसमें 1 मिनट लग सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह पहले से ही आ चुका है। मुझे एक पासवर्ड रीसेट लिंक के साथ यह ईमेल मिला है जिसे मैं फॉलो कर सकता हूं और फिर मैं UI में अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता हूं। तो मैं एक नया पासवर्ड चुनूंगा। रीसेट करें और फिर मैं उस नए पासवर्ड के साथ फिर से लॉगिन करूंगा। ठीक है, तो ऐसा है कि SMTP रिले कैसे काम करते हैं और उपयोगकर्ता API कुंजी और सिस्टम API कुंजी के बीच के इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए मैं एक एडमिन के रूप में फिर से लॉगिन करूंगा और मैं आगे बढ़ें और इस उपयोगकर्ता कुंजी पर एक नजर डालें। तो यहां हमारे पास API कुंजी है जो मौजूदा एडमिन द्वारा नहीं बल्कि 1 मिनट पहले बनाए गए सदस्य द्वारा बनाई गई है। और अगर मैं इस सदस्य उपयोगकर्ता को हटा देता हूं और जब मैं पृष्ठ को रिफ्रेश करता हूं तो आप देखेंगे कि वास्तव में वह उपयोगकर्ता API कुंजी भी गायब हो गई है। तो एक बार फिर ये उपयोगकर्ता API कुंजी उस उपयोगकर्ता से जुड़ी होती है जो उन्हें बनाता है। इसके विपरीत अगर मैंने एक सिस्टम API कुंजी बनाई होती तो यह अभी भी यहां होती, भले ही उस उपयोगकर्ता को जो इसे बनाया था हटा दिया गया हो। अब मैं आपको OAuth 2 एकीकरण दिखाना चाहता हूं जो हमारे पास फिनिक्स के साथ है। OAuth 2 एक ओपन स्टैंडर्ड है जो फिनिक्स जैसे एप्लीकेशन को प्रमाणीकरण को IDP या पहचान प्रदाता को सौंपने की अनुमति देता है ताकि इसे स्वयं क्रेडेंशियल्स को स्टोर करने या सत्यापन की आवश्यकता न हो। OpenID Connect OAuth 2 का एक विस्तार है जो प्रमाणीकरण के साथ साथ अधिकृत करने की सुविधा प्रदान करता है। विशेष रूप से यह जानकारी प्रदान करता है जैसे कि उपयोगकर्ता का ईमेल, उनकी प्रोफाइल तस्वीर और अन्य प्रकार की जानकारी जिसे हम फिर उपयोगकर्ता की प्रोफाइल बनाने के लिए उपयोग करते हैं। और फिनिक्स किसी भी IDP के साथ एकीकृत करने में सक्षम होगा जो OpenID Connect का समर्थन करता है और जिसके पास एक विशेष प्रकार का सर्वर मेटाडेटा URL जिसे मैं आपको 1 मिनट में दिखाऊंगा। तो समर्थित IDPs में गूगल, AWS, कॉग्निटो, माइक्रोसॉफ्ट, एंट्रा ID, Auth0 और कोई भी अन्य शामिल हैं जो OpenID Connect का समर्थन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फिनिक्स के साथ OAuth प्रदाता को कॉन्फ़िगर करने में वास्तव में कैसा दिखता है। इसके लिए मैं एक बार फिर अपने पर्यावरण चर पे जाऊंगा और मैं इन सभी पर्यावरण चर को यहां जोड़ें। तो ये वास्तव में कई अलग अलग IDPs हैं और आप देख पाएंगे OAuth IDP जोड़ने के लिए वास्तव में आवश्यक सेटिंग्स हैं। प्रत्येक IDP के लिए 3 सेटिंग्स हैं। पहली सेटिंग क्लाइंट ID है, दूसरी सेटिंग उदाहरण के लिए क्लाइंट सीक्रेट है और तीसरी सेटिंग OpenID Connect कॉन्फ़िगरेशन URL है। तो क्लाइंट ID और क्लाइंट सीक्रेट आपके एप्लीकेशन को पंजीकृत करते समय IDP द्वारा उत्पन्न किए जाएंगे और फिर आप इन पर्यावरण चर को यहां जोड़ने वाले हैं। और OpenID कॉन्फ़िगरेशन URL एक कॉन्फ़िगरेशन URL है जिसे आपको अपने IDP के लिए ढूंढना होगा। मैं आपको दिखा सकता हूं कि गूगल के लिए यह कैसा दिखता है। तो अगर हम इस URL को ब्राउज़र में खोलते हैं तो यह केवल एक JSON पेलोड है जो उस अधिकृत सर्वर के बारे में
मेटा डेटा DNS का वर्णन दी करता है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। तो यह जानकारी का वर्णन करता है जैसे कि टोकन एंड पॉइंट या रीडायरेक्ट URI जिसे आप OAuth 2 अधिकृत कोड करते समय उपयोग करते हैं। प्रवाह तो जब तक आपका IDP OAuth 2 का समर्थन करता है और OpenID कनेक्ट का समर्थन करता है और इस प्रसिद्ध OpenID कॉन्फ़िग URL है, आपको आगे बढ़ने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो मैं आगे बढ़ूंगा और उन पर्यावरण चर के साथ फीनिक्स 1 को सक्रिय करें। तो चलिए इसे फिर से चालू करते हैं। और अब अगर मैं मुखपृष्ठ पर वापस आ जाऊं, उस ईमेल और पासवर्ड फील्ड के अलावा जो आपने पहले देखा था, अब मैं इन विभिन्न IDPs के लिए ये लॉगिन बटन भी देख रहा हूं और मेरे पास Auth0, AWS, Cognito, Google, Microsoft एंट्री ID सभी यहां दिखाई दे रहे हैं। व्यवहार में आप शायद केवल एक या अधिकतम 2 को ही कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, लेकिन चलिए देखते हैं कि जब मैं गूगल में लॉगिन करता हूं तो ये कैसा दिखता है। मैं आगे बढ़कर लॉगिन बटन पर क्लिक करने जा रहा हूं और सबसे पहली बात यह होती है कि मैं वास्तव में IDP पर रीडायरेक्ट हो जाता हूं। तो मैं गूगल पर रीडायरेक्ट हो जाता हूं और फिर मैं अपने जीमेल खाते से साइन इन करने में सक्षम होता हूं, जिसे मैं करने जा रहा हूं। जब मैं इस पृष्ठ पर पहुंचता हूं तो गूगल मुझसे फीनिक्स के साथ कुछ जानकारी साझा करने की अनुमति मांग रहा है। मेरा नाम, मेरा ईमेल पता और मेरी प्रोफाइल तस्वीर फीनिक्स में प्रोफाइल बनाने हेतु। तो मैं इसे स्वीकार करने जा रहा हूं और फिर मैं फीनिक्स पर वापस रीडायरेक्ट हो जाता हूं। और अगर मैं अपनी प्रोफाइल पृष्ठ पर आता हूं तो आप अब मेरा नया बनाया हुआ उपयोगकर्ता देख सकते हैं, जिसमें मेरा ईमेल है, इसमें मेरा उपयोगकर्ता नाम है और इसमें मेरी जीमेल खाते से मेरी प्रोफाइल तस्वीर एन भी है। तो यही सब कुछ है जो मैं आज आपको दिखाना चाहता था। मैं भी इस फीचर को समुदाय के लिए जारी करने के लिए वास्तव में उत्साहित हूं। बिल्कुल इसे आजमाएं, हमें बताएं कि ये कैसा रहा। और मैंने आज जो कुछ भी बनाया है उसका भी पूरा विवरण नहीं दिया। हमारे पास अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाएं हैं जैसे सुरक्षित कुकीज और CSRF सुरक्षा। तो नीचे दिए गए लिंक में दस्तावेजीकरण की जांच करें और इसे आजमाएं।